हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव शर्मा। आज जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो टॉपिक है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हिंदी में कहेंगे समपरासारी, अल्पपरासारी एंड अतिपरासारी विलयन। क्लियर? पहले बात कर रहे हैं आइसोटोनिक समपरासारी विलयन की, तो ध्यान से सुनिए बेटा। आपको यहाँ पे बात करनी है आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशंस हुज ऑस्मोटिक प्रेशर आर इक्वल, सॉल्यूशंस हुज ऑस्मोटिक प्रेशर्स आर इक्वल, दीज सॉल्यूशंस आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो वे सॉल्यूशन जिनका परासरण दाब समान होता है उन्हें समपरासारी विलयन कहा जाता है। ठीक है, समपरासारी विलयन के लिए पहले विलयन का परासरण दाब दूसरे के बराबर होगा। तो पाई1 बराबर है पाई2 के, C1 बराबर है C2 के। C क्या है? मोलर सांद्रता, मोलर कंसंट्रेशन। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं W1 अपॉन M1 इंटू V1 बराबर W2 अपॉन M2 इंटू V2। तो ये मैंने बात की समपरासारी विलयन की। अब मैं बात करता हूँ हाइपोटोनिक विद सॉल्यूशन और अल्पपरासारी विलयन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? आप अगर दो सॉल्यूशंस का कंपैरिजन कर रहे हैं तो उस सॉल्यूशन को आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, जिसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू अदर सॉल्यूशन के कंपेयर लेसर होगी, वो आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। तो दो सॉल्यूशंस में से यही कहें कि वह सॉल्यूशन जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन के परासरण दाब की तुलना में कम होता है उसे अल्पपरासारी विलयन कहते हैं। क्लियर? तीसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या अतिपरासारी विलयन। तो बेटा अगर आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उस सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे जिसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू हायर होती है अदर सॉल्यूशन के कंपेयर। क्लियर? और हिंदी में कहें तो वह विलयन जिसके परासरण दाब की वैल्यू, जिसके परासरण दाब का मान दूसरे विलयन की तुलना में अधिक होता है उसे अतिपरासारी विलयन कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा है 4% यूरिया सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक टू अदर सॉल्यूशन ऑफ 12% कंपाउंड ए। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ कंपाउंड ए? ए का मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है। यूरिया का 4% विलयन एक दूसरे 12% यौगिक के विलयन के साथ समपरासारी है, तो आपको उस कंपाउंड यानी यौगिक ए का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो आपको क्या क्या गिवन है? देखिए गिवन अब गिवन क्या है आप बताइए। W1 आपको गिवन है 4 ग्राम और परसेंट है तो 4 ग्राम। W2 आपको गिवन है 12 ग्राम, 12 गिवन है। M1 यानी यूरिया का जो मोलर मास है वो आपको पता है 60 होता है। कितना होता है? 60। मैंने अभी कुछ क्लास पहले यूरिया का फॉर्मूला आपको बताया था NH2CONH2, उससे हमने निकाला इसका मोलर मास 60। M2 आपको कैलकुलेट करना है, M2 कैलकुलेट करना है, यानी कंपाउंड ए यौगिक ए का मोलर द्रव्यमान है M2 कैलकुलेट करना है। और बेटा V1 बराबर V2, आप इसको भी लिख सकते हैं, V1 बराबर V2 ये होते हैं। ठीक है, तो अपना सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या था बताइए। W1 अपॉन M1 V1 बराबर W2 अपॉन M2 V2। ये V1 से V1 कैंसिल हो गया तो फॉर्मूला बचा W1 अपॉन M1 इक्वल्स टू W2 अपॉन M2। ये बचा। बाकी न्यूमेरिकल मैं इस साइड कर रहा हूँ, आप इधर देखें। तो W1 की वैल्यू कितनी है? 4 है अपॉन M1 कितना है? 60। ये किसके इक्वल है? W2 कितना है? 12। M2 आपको कैलकुलेट करना है, यही बचा। तो M2 इक्वल्स टू क्या होगा? 12 इंटू 60 अपॉन 4, यही आएगा। तो आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये M2 इक्वल्स टू, M2 को इधर ले जाइए
अपॉन में 4 आ जाएगा, 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका बचा 3 हो गया 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल। ये M2 की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 180 ग्राम पर मोल। आया समझ में? देखो 4 W1 की जगह 4 रखा, M1 की जगह 60 रखा, इक्वल्स टू M2 W2 की जगह अपन ने कितना रख दिया 12 और M2 की जगह कितना रख दिया M2, क्योंकि कैलकुलेट करना है M2 आपको। तो M2 इधर ले आइए, 4 को अपॉन में ले जाओ, 60 को उधर ले जाओ, तो आपका 180 ग्राम पर मोल ये न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है बेटा, अब आगे बात करते हैं। हेलो, तो बच्चों अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिवर्स ऑस्मोसिस, व्युत्क्रम परासरण। कौन सा? व्युत्क्रम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस? बेटा आप ऑस्मोसिस जानते हैं सभी। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मूवमेंट होता है, यानी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यानी विलायक के कणों का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर गमन अर्धपारगम्य झिल्ली में से क्या कहलाता है? परासरण। ठीक है, अब बात कर रहे हैं व्युत्क्रम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। जस्ट अपोजिट कर दें, जस्ट इसका उल्टा कर दें। आपको ऑस्मोसिस की डायरेक्शन को अपोजिट करना है, आपको ऑस्मोसिस की डायरेक्शन को विपरीत करना है। तो उसके लिए आप क्या करें? उसके लिए आप क्या करें? आपको बेटा एक्सटर्नल प्रेशर जो लगाते हैं, आप जो बाह्य दाब लगाते हैं अधिक सांद्रता के विलयन की ओर से, अधिक सांद्रता के विलयन की ओर से जो आप बाह्य दाब लगाएंगे, जैसे मैं एक डायग्राम से समझाता हूं। आप देखिए, मैंने एक डायग्राम ये बनाया था रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए, आप ध्यान दें। बीच में ये SPM है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। यहाँ पिस्टन लगा दिया, ये पिस्टन है, इधर भी आपने एक पिस्टन लगा दिया। ठीक है, इधर आपने सॉल्वेंट फिल कर दिया, यहाँ पे सॉल्यूशन फिल कर दिया। तो क्या होगा बेटा? ऑस्मोसिस होगा, क्योंकि इधर लो कंसंट्रेशन है, इधर हायर कंसंट्रेशन है। तो लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सॉल्यूशन का जो इंटरनल प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, और जब सॉल्यूशन का इंटरनल प्रेशर इंक्रीज होगा तो पिस्टन अपर ऊपर की साइड जाएगा, ऊपर की साइड खिसक जाएगा ना। तो आप इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको रोकने के लिए क्या करते हैं? एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं। ये जो प्रेशर लगा रहे हैं ये कौन सा है? एक्सटर्नल प्रेशर। ये है आपका एक्सटर्नल प्रेशर, और ये कौन सा था? इंटरनल प्रेशर। तो अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर, यदि वह कहें कि मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड व्हिच प्रिवेंट द ऑस्मोसिस, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यदि आप एक्सटर्नल प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर से हायर कर दें, ऑस्मोटिक प्रेशर से हायर कर दें, तो उस कंडीशन में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की ओर मूव करेंगे, यानी हायर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन से लोअर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन की ओर मूव करने लग जाएंगे। तो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन चेंज हो गई, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। कहने का मीन है कि अगर आप विलयन के ऊपर लगे हुए पिस्टन पर इतना भारी दाब लगाएं कि वह ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए, यानी बाहरी दाब को यदि आप परासरण दाब से अधिक कर दें, तो विलायक के जो कण हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली में से अधिक सांद्रता के विलयन से कम सांद्रता के विलयन की ओर गमन करने लग जाएंगे, यानी परासरण की दिशा बदल जाएगी। और इसी को आप कहते हैं व्युत्क्रम परासरण। इसी को क्या कहते हैं? व्युत्क्रम परासरण। यानी बाह्य दाब को अगर आप परासरण दाब से अधिक करके परासरण की दिशा को विपरीत कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तो उसे आप व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। क्लियर? अब व्युत्क्रम परासरण का यूज कहां पर होता है? घर में आरओ लगा होता है पानी को प्योर करने के लिए, वो बेटा
रिवर्स ऑस्मोसिस प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है, व्युत्क्रम परासरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। सॉल्टेड वाटर होता है, लवणीय जल होता है, उसको पीने योग्य बनाना है, ड्रिंकिंग के लायक बनाना है, तो उसके लिए भी आपको रिवर्स ऑस्मोसिस प्रिंसिपल, व्युत्क्रम परासरण के सिद्धांत को काम में लेना है। ठीक है, ये टॉपिक था मेरा ऑस्मोसिस का। अब मैं अगला जो टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो टॉपिक है असामान्य मोलर द्रव्यमान, एबनॉर्मल मोलर मास। हेलो, तो बच्चों अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास हिंदी में कहते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनिए। मान लो कोई भी सॉल्यूट है, उस सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूट ना तो डिसोसिएट होता है और ना ही एसोसिएट होता है। तो उस कंडीशन में सॉल्यूट का जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास है वो थ्योरेटिकल मोलर मास के इक्वल ऑब्टेन होता है। सॉल्यूट का जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास आपको प्राप्त होगा वो थ्योरेटिकल मोलर मास के इक्वल प्राप्त होगा, दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर ऑब्जर्व्ड मोलर मास को आप क्या कहेंगे, नॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल नहीं, नॉर्मल मोलर मास। लेकिन यदि आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और सॉल्यूट या तो डिसोसिएट हो जाता है या सॉल्यूट एसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट का मीन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एसोसिएट का मीन आपस में जुड़ जाते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स। तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते समय अगर सॉल्यूट या तो डिसोसिएट होता है या एसोसिएट होता है तो डेफिनेटली जो सॉल्यूट का ऑब्जर्व्ड मोलर मास है वो थ्योरेटिकल मोलर मास के कंपेयर डिफरेंट ऑब्टेन होता है, डिफरेंट प्राप्त होता है। तो दैट ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास, इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। क्लियर हो गया बच्चों? अब आगे सुनिए, हिंदी में बता देता हूं कि आप किसी भी विलय को विलायक में डालते हैं तो ऐसा करने पर अगर विलय का ना तो वियोजन होता है ना संगुणन होता है तो इस परिस्थिति में विलय का प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है। तो प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान को सामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। लेकिन यदि विलय को विलायक में डालने पर विलय के कणों का या तो वियोजन होता है या विलय के कणों का संगुणन होता है तो उस परिस्थिति में विलय का जो प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान है वह सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान की तुलना में भिन्न प्राप्त होता है, अलग प्राप्त होता है। अब इस प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान को हम असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। और इसको जानने के लिए हम यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है वन हाफ गुणांक, वन हाफ फैक्टर, उसके बारे में बात। तो बच्चों मेरा टॉपिक है वन हाफ फैक्टर आई। आई का मीन होता है आयोटा, हिंदी में वन हाफ गुणांक आई। तो बेटा इसका यूज हम कहाँ करते हैं, अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन को डिटरमाइन करना है तो वी यूज्ड वन हाफ फैक्टर आई, यानी आयनन की मात्रा या संगुणन की मात्रा को निर्धारित करना है तो हम वन हाफ गुणांक आई को प्रयुक्त करते हैं। अब ये होता क्या है वन हाफ गुणांक या वन हाफ फैक्टर, तो ध्यान से सुनिए बेटा। इट इज ए रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म और सैद्धांतिक अणुसंख्य गुणधर्मों का जो अनुपात होता है उसे हम वन हाफ गुणांक कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वन हाफ गुणांक कहते हैं। तो वन हाफ गुणांक आई इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, अणुसंख्य यानी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल
थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा आई, और आई इक्वल्स टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। फर्स्ट है रिलेटिव लॉगरिथम इन वेपर प्रेशर, यानी वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। तो ये लिखा है मैंने बेटा ऊपर, आई बराबर प्रेक्षित अणुसंघ गुणधर्म बटा सैद्धांतिक अणुसंख्य गुणधर्म। तो आगे मैं इसको लिखा हूँ, ध्यान दें, डेल पी अपॉन पी ओ अपॉन डेल पी अपॉन पी टी, ये वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन का प्रेक्षित मान, ये सैद्धांतिक मान का रेशो हो गया। तो ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये किसके इक्वल होगा, डेल टी बी ओ अपॉन डेल टी बी टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू, यानी क्वथनांक उन्नयन का प्रेक्षित मान बटा सैद्धांतिक मान, ये बराबर है डेल टी एफ ओ अपॉन डेल टी एफ टी, ये हिमांक का अवनमन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू, ये किसके इक्वल है, पाई ओ अपॉन पाई टी, ऑस्मोटिक प्रेशर की ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू, इसके इक्वल हो गया। अब आपको ये भी लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू आपको पता है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप लिख सकते हैं ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ, या खाली लिखते हैं ऑब्जर्व नंबर ऑफ solute particles upon theoretical number of solute particles, लिख सकते हैं बच्चों, इतना क्लियर हुआ। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है बेटा, ये तो हो गया फॉर्मूला, आप सुनिए ध्यान से, वो ये है कि जो सॉल्यूट का मोलर मास है, सॉल्यूट का जो मोलर मास है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जो विलय का मोलर द्रव्यमान है वो अणुसंघ गुणधर्मों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर मैं इनको अणुसंघ गुणधर्म के संदर्भ में आई को रिप्रेजेंट करूं तो ये पलट जाएगा, यानी थ्योरेटिकल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये ऑब्जर्व नीचे आ जाएगा, थ्योरेटिकल ऊपर आ जाएगा। तो आई इक्वल्स टू आप लिखेंगे थ्योरेटिकल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय का मोलर द्रव्यमान का सैद्धांतिक मान बटा विलय के मोलर द्रव्यमान का प्रेक्षित मान, ये पलट गया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो ऊपर ऑब्जर्व था नीचे प्रेक्षित था, और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स में भी ऊपर ऑब्जर्व था नीचे थ्योरेटिकल था, लेकिन जब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की बात की तो थ्योरेटिकल ऊपर आ गया और ऑब्जर्व नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, किसके? अणुसंघ के गुणधर्मों के। क्लियर हो गया बच्चों? अब मैं आगे बात करूंगा रिलेशन की बात करूंगा। तो बच्चों अब मेरा जो टॉपिक है वो रिलेशन बिटवीन क्वांटा फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। कहने का मीन है क्वांटा गुणांक आई व वियोजन की मात्रा अल्फा में संबंध। तो अपन क्या करते हैं बेटा, डिसोसिएशन की मात्रा ज्ञात करनी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अपन जब कोई सॉल्यूट है उसको सॉल्वेंट में डिसोल्व करते हैं तो सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन, यानी जब किसी विलय को विलायक में आप घोलते हैं तो विलय के कणों का वियोजन हो जाता है, विलय के कणों का वियोजन हो जाता है। और जब विलय के कणों का वियोजन होगा तो बेटा विलय के कणों की संख्या में वृद्धि होगी ना। जो बड़ा जो कण होता है वो छोटे छोटे कणों में विभाजित हो गया तो उस कंडीशन में विलय के कणों की संख्या में वृद्धि होगी।
और आप जानते हैं कि विलय के कणों की संख्या समानुपाती अणुसंग गुणधर्म, तो अणुसंग गुणधर्मों का मान भी बढ़ जाएगा। तो अणुसंग गुणधर्मों का जो प्रेक्षित मान है वो अणुसंग गुणधर्मों के सैद्धांतिक मान की तुलना में ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया? इंग्लिश में सुन लें, जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसोल्व करते हैं तो सॉल्यूट डिसोसिएट होता है। क्या होता है? डिसोसिएट। तो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो इंक्रीज हो जाएंगे, और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के डायरेक्टली सम प्रोपोर्शनल होगी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज होगी। लेकिन जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि एक बड़ा मॉलिक्यूल है, छोटे छोटों में अगर वो डिवाइड होगा तो उसका मोलर मास कम हो जाएगा ना छोटे छोटे पार्टिकल्स का। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिक्रीजेस बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीजेस ऑन डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का जब डिसोसिएशन होगा, वियोजन होगा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंग गुणधर्म का मान बढ़ेगा, विलय के कणों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन विलय का मोलर द्रव्यमान कम हो जाएगा। ठीक है, हम ये मानते हैं कि एक मोल विलय पदार्थ को हम विलायक में घोलते हैं और उसका डिसोसिएशन हो जाता है, यानी उसका वियोजन हो जाता है। 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट अंडरगोज डिसोसिएट। तो देखिए, इफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, तो AN इक्वल्स टू NA। ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है जिसका 1 मोल ले रखा है हमने सॉल्यूट का, वो छोटे मॉलिक्यूल्स Na में डिसोसिएट हो गया, छोटे छोटे कणों में विभाजित हो गया, विभाजन हो गया इसका। फिर नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, यानी वियोजन से पहले जो सॉल्यूट के कणों की संख्या है वो कितनी है? देखो मोलों की संख्या कितनी है, इसका 1 ले रहे हैं, और ये तो डिसोसिएशन से पहले 0 है, तो 0। फिर नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद, वियोजन के बाद इसका तो कितना काम में आ गया अल्फा, तो कितना बचा? 1 माइनस अल्फा, और ये कितने बचे? n अल्फा, क्योंकि छोटे छोटे n बन गए तो अल्फा को n से मल्टीप्लाई करना होगा, तो n अल्फा बन गए। तो ये जो बिफोर डिसोसिएशन है वो थ्योरेटिकल वैल्यू होगी, और आफ्टर डिसोसिएशन वो ऑब्जर्व वैल्यू होगी। क्लियर? फिर I इक्वल्स टू क्या होता है, यानी क्वांटा फैक्टर किसके इक्वल होता है? ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी प्रेक्षित मोलों की संख्या बटा सैद्धांतिक मोलों की संख्या। तो I इक्वल्स टू प्रेक्षित ये वाले नीचे वाले, तो 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, और थ्योरेटिकल कितना है? वही तो 0 है, 1 ही बचा, तो अपॉन में 1। तो I इक्वल्स टू आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। अब 1 को इधर लिया है तो I माइनस 1 लिखा, बराबर पहले n अल्फा को लिख दो तो n अल्फा, और माइनस अल्फा को बाद में लिख दो तो n अल्फा माइनस अल्फा। फिर यहाँ से अल्फा कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा? n माइनस 1। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा? अल्फा इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ये बेटा रिलेशन है बिटवीन क्वांटा फैक्टर I और वियोजन की मात्रा अल्फा के मध्य। समझ में आ गया? अब मैं बात करूंगा रिलेशन बिटवीन क्वांटा फैक्टर I एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा। ठीक है, तो बच्चों अब मेरा जो अगला डेरिवेशन होगा वो है रिलेशन बिटवीन क्वांटा फैक्टर I एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा। इसको भी अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्वांटा गुणक I और संगुणन की मात्रा अल्फा में संबंध। तो बेटा जब आप किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उसके पार्टिकल एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। तो बेटा सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, लेकिन जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब किसी विलय को विलायक में आप डालते हैं तो विलय के कणों का अगर संगुणन होता है तो विलय के कणों की संख्या में कमी हो जाती है, और विलय के कणों की संख्या में कमी होगी तो अणुसंग गुणधर्म का मान भी कम हो जाएगा, लेकिन विलय का जो मोलर द्रव्यमान है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो अणुसंग गुणधर्मों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम ये मानते हैं इफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, यानी विलय का 1 मोल अगर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं
तो एन ए इक्वल्स टू ए एन, यहाँ छोटे छोटे एन ए के एन मॉलिक्यूल है जिनका 1 मोल है, और ये आपस में एसोसिएट होकर, जुड़कर, समूहित होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, बड़ा अणु बना रहे हैं ए एन। ठीक है, फिर नंबर ऑफ मोल्स बिफोर, अब यहाँ पे एसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन, एसोसिएशन से पहले जो नंबर ऑफ मोल्स है, थ्योरेटिकल वैल्यू है इसका 1 लेंगे और इनका 0। फिर नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन ये कौन सी वैल्यू होगी, ऑब्जर्व, तो इसका तो 1 मोल है, 1 मोल था तो 1 में से अल्फा यूज में आ गया तो 1 माइनस अल्फा, और इसका छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो अल्फा बटा एन लिखेंगे, वहां पर तो एन अल्फा लिखा था, यहाँ पे क्या लिखोगे, अल्फा बटा एन, जितने उन सबको डिवाइड करना है, अल्फा को डिवाइड करना है जितने मॉलिक्यूल है स्मॉल उनसे, तो अल्फा बटा एन हो गया। फिर आई इक्वल टू क्या होगा, ऑब्जर्व वैल्यू, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स बटा थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स, ऑब्जर्व कितना है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा एन, ठीक है, और थ्योरेटिकल कितना है 1। फिर आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा एन, तो क्या करना है, आई को उधर लेके जाना है और माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा एन को इधर लेके आना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस आई इक्वल टू, ये अल्फा माइनस का था प्लस आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा इधर आते ही, और ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस आई इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा बटा एन हो गया। फिर 1 माइनस आई, अल्फा कॉमन ले, इक्वल टू अल्फा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एन, अब एन एलसीएम ले लें तो 1 माइनस आई इक्वल टू अल्फा इंटू एन माइनस 1 अपॉन एन, और अल्फा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस आई, 1 माइनस आई इंटू एन अपॉन एन माइनस 1। ये बेटा रिलेशन है वांट ऑफ फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अगर आपको बेटा ये टॉपिक, रुकिए, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं बेटा कि इस दोनों टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम अगली क्लास में करेंगे डेफिनेटली। अगर आपको ये डेरिवेशंस आज का टॉपिक पसंद आए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।